Good afternoon, everyone. Again, we are here for revision lecture of polymer, and again, we are going to study some preparation methods for स्टेप ग्रोथ पॉलीमर. ठीक है, कल हमने स्टेप ग्रोथ पॉलीमर जो है वो स्टार्ट किया था. स्टेप ग्रोथ पॉलीमर में कल हमने दो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स जो है वो कंप्लीट किए थे. ठीक है, आज फिर से मैं बता रही हूँ कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स जो होते हैं वो क्या है. वहाँ पे डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि एडिशन पॉलीमर जैसे डायरेक्टली एडिशन हो रही है और वहाँ पे आपका पॉलीमर फॉर्म हो रहा है, ऐसे नहीं होता. स्टेप ग्रोथ पॉलीमर में हम ये बोल सकते हैं कि एज नेम सजेस्ट स्टेप ग्रोज ग्रेजुअली स्टेप ग्रो होते रहते हैं. रिपीटिंग यूनिट आपको मिलता है और वो रिपीटिंग यूनिट जो होता है वो रिपीट होके फिर पॉलीमराइजेशन होने के बाद आपको मिलता है आपका रिस्पेक्टिव पॉलीमर. ठीक है, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. और एक पॉइंट मैंने बताया था कि जब स्टेप ग्रोथ पॉलीमर वहाँ पे होगा तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर फॉर्म होगा तो जो मोनोमर होते हैं उसमें बाय फंक्शनल ग्रुप्स वहाँ पे रहते हैं, बाय फंक्शनल ग्रुप्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. तब ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है कि अगर बाय फंक्शनल ग्रुप्स है तो वहाँ पे चांसेस बन रहे हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स जो है वो फॉर्म होने के. तो कल हमने जो कंप्लीट किए थे वो आई थिंक दो थे वहाँ पे, नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6. मोनोमर्स को याद रखो, पहले ही बता रही हूँ, आज भी वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि मोनोमर्स जो होते हैं उनको याद रखना आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होगा. अब आपको रिएक्शंस लिखने नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, रिएक्शंस आपको लिखने नहीं है, बट एटलीस्ट ट्राई टू जस्ट फाइंड आउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ट्राई टू जस्ट रिमेंबर दोज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. सो फॉर दैट आई एम हियर कि जो भी पॉइंट्स है वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी और वो पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक में भी है. बट एक होता है कि टेक्स्ट बुक इतना बड़ा पढ़ने से थोड़ा सा आपको भी कभी कभी ऐसे लगता है कि इतना बड़ा टेक्स्ट बुक बार बार पढ़ते रहना. और एक और भी होता है कि थोड़ा सा मोरल आपका अच्छे से बूस्टअप करो. पता है कि वहाँ पे CET बार बार आगे हो रही है, मतलब पुश हो रही है, तो ठीक है, वो एक तरीके का पॉजिटिव अप्रोच आपको थोड़ा सा लेना है. और एक देखो कि CET में हम अच्छे से स्कोर कर सके उस तरीके से हम कैसे आगे डेवलपमेंट खुद की कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि जो भी पॉइंट्स अभी मैं बता रही हूँ वो ऐसा नहीं कि मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि टेक्स्ट बुक रीड मत करो, बट एटलीस्ट ये जो पॉइंट्स है ना इस पर तो फोकस करो. CET पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक है, सो थर्ड आपका स्टेप ग्रोथ पॉलीमर हम देखने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड एज टेरिलिन. टेरिलिन जो पॉलीमर है उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं. टेरिलिन को पॉलिस्टर भी कहा जाता है और उसे डेक्रॉन भी कहा जाता है. टेरिलिन जो होता है उसे पॉलिस्टर और डेक्रॉन भी कहा जाता है. नाम अच्छे से याद रखो, बिकॉज अक्सर ये होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि नाम भूल जाते हैं कि पॉलिस्टर को पॉलिस्टर याद रखेंगे बट उसी का नाम टेरिलिन है, डेक्रॉन है, वो भी याद रखो. बिकॉज वो क्वेश्चन कैसे होता है कि क्वेश्चन वो थोड़ा सा फ्लिप करके पूछते हैं, ये नाम नहीं यूज़ किया दूसरा नाम यूज़ करके आपको पूछेंगे, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए बता रही हूँ. सबसे पहले ये जो 3 नाम है वो एक ही पॉलीमर के हैं और वही पॉलीमर को आपको याद रखना है. अब यहाँ पे देखो कि मोनोमर कौन सा हमने यूज़ किया है. सी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोनोमर यहाँ पे 2 हम यूज़ कर रहे हैं. कौन से 2 मोनोमर है यहाँ पे? एक इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये स्ट्रक्चर आपको पता होगा, CH2 और वहाँ पे OH डाइहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में वो फॉल होता है. ठीक है, अब यहाँ पे है डाइमिथाइल टेरफ्थैलेट. डाइमिथाइल टेरफ्थैलेट, सबसे पहले टेरफ्थैलिक एसिड क्या है? एक बेंजीन रिंग होती है, इस के मतलब जो भी पैरा पोजिशंस है एक दूसरे के रिस्पेक्टिव, एक दूसरे के अपोजिट, वहाँ पे COOH ग्रुप्स वहाँ पे अटैच होते हैं. तो डाइमिथाइल टेरफ्थैलेट, डाइमिथाइल हाइड्रोजन यहाँ का रिप्लेस हुआ है मिथाइल ग्रुप से, यहाँ का भी रिप्लेस हुआ है मिथाइल ग्रुप से, तो दिस इज गोइंग टू बी डाइमिथाइल टेरफ्थैलेट, ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा. सो मोनोमर कौन से यूज़ किए हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल और डाइमिथाइल टेरफ्थैलेट. कैटेलिस्ट में यहाँ पे लिखना भूल गई थी, तो कैटेलिस्ट को यहाँ पे थोड़ा सा याद रखो कि कैटेलिस्ट यहाँ पे है जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड. जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड, ये 2 कैटेलिस्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों? यूज़ करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलिस्टर, टेरिलिन और डेक्रॉन. 3 दे आर वन एंड द सेम. ठीक है, सो आगे देखो
फिर कंडीशंस इम्पॉर्टेंट है, हीटिंग करनी पड़ती है आपको, हीटिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हीटिंग जो यहाँ पे हो रही है, बट हीटिंग के साथ साथ आपको टेम्परेचर भी याद रखना है कि 503 केल्विन काफ़ी अच्छा खासा टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे आपको हीट करना पड़ता है। हीट करने के बाद एक्चुअल में ये जो वर्ड है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्या है, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। अब एस्टरिफिकेशन याद रखो, एस्टरिफिकेशन मतलब क्या है, वहाँ पे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उससे आपको जो एक प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम ईस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, एक आपका अल्कोहल है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और दूसरा यहाँ पे जो उन्होंने लिया है वो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब टेरेफ्थैलिक एसिड जो है वहाँ पे उसका एक हाइड्रोजन निकाल के हमने CH3 ग्रुप अटैच किया है। तो ट्रांस एस्टरिफिकेशन यहाँ पे होगा, उतना याद रखो। ये है कि वहाँ पे ये जो टेरिलिन है या पॉलिस्टर है या डेक्रॉन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ में उन्होंने देखे रखा है कि टेरिलिन फाइबर जो होते हैं दे आर वेरी रेजिस्टेंट टुवर्ड्स हीट है, ग्रीज है, केमिकल, लाइट, मॉथ एक्सेट्रा, मतलब इवन बैक्टीरियाज या मॉथ जो होते हैं उसका भी ज़्यादा इफेक्ट वहाँ पे टेरिलिन पे नहीं होता। सो टेरिलिन फाइबर बहुत काम की चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके साथ साथ और एक प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेरिलिन जो होता है दे एब्सॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। टेरिलिन काफ़ी थोड़ा सा पानी एब्सॉर्ब कर सकता है, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर की कैपेसिटी टेरिलिन में ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। उसके नंबर ऑफ़ रीजंस है। टेरिलिन मतलब एक फाइबर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो जैसे प्रिपेयर हो रहा है, जितने पोर्स वहाँ पे आ रहे हैं प्रिपेयर होते वक्त, एक फाइबर या एक मटेरियल जब प्रिपेयर होता है तो उसमें जितने पोर्स आ रहे हैं उस पर डिपेंड होती है उसकी वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी, बट दैट इज़ नॉट आवर पार्ट। आवर पार्ट इज़ दे एब्सॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है। अगर बहुत कम पानी वो एब्सॉर्ब कर रहा है, उसके साथ साथ ये भी है कि जितना वो एब्सॉर्ब करता है ना, तुरंत वहाँ पे वो ड्राई अप हो जाता है, बहुत क्विकली ड्राई अप होने की कैपेसिटी वहाँ पे वो रखता है। अब टेरिलिन ये जो है, टेरिलिन के बहुत कमर्शियल यूजेस भी है, मतलब टेरिलिन एज अ टेरिलिन फाइबर हम यूज़ करते हैं वो तो बहुत बिल्कुल ठीक है, बट टेरिलिन जो होता है उसका ब्लेंडिंग भी किया जाता है। ब्लेंडिंग विथ कॉटन, मतलब नेचुरल हमारे जो फाइबर्स होते हैं कि कॉटन है, वूल है, ठीक है, उसके साथ साथ टेरिलिन का ब्लेंड करके एक नया फाइबर मटेरियल, एक नया मटेरियल वहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेरिलिन को अगर आप कॉटन के साथ ब्लेंड करते हो तो इट विल बी टेरिकॉट। टेरिकॉट का नाम आपने सुना होगा। टेरिकॉट के कुछ कपड़े, मटेरियल हम बहुत बार इस्तेमाल भी करते हैं। टेरिकॉट एग्जैक्टली है क्या, टेरिलिन और कॉटन का ब्लेंड है, वो मिक्सचर है, उसमें से हमने एक नया मटेरियल प्रिपेयर किया है, ठीक है। अब अगर आगे बात होती है टेरी वुल की, तो टेरी वुल इज़ व्हाट, टेरी वुल इज़ नथिंग बट यू कैन से हम ये बोल सकते हैं कि टेरी वुल एक ऐसा मटेरियल है कि जहाँ पे वुलन मटेरियल, मतलब वो नेचुरल आपको मिलने वाला है, एनिमल पॉलीमर है वो, और टेरिलिन जो यहाँ पे हम एज अ टोटली सिंथेटिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका ब्लेंडिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। ब्लेंडिंग करने के बाद आपको टेरी वुल वहाँ पे मिल जाता है, और उनके भी नंबर ऑफ़ यूजेस आपको मतलब मार्केट में मिल जाएंगे। टेरी कॉट है, टेरी वुल है, बट द आवर पार्ट इज़ just focus on teriline, or you can say polyester, or you can say decron. So now let us see how the polymer will form. अब यहाँ पे बहुत छोटे से इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि पॉलीमर फॉर्म कैसे हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे n यूनिट्स हमने लिए हैं, किसके, n यूनिट्स यहाँ पे हमने लिए हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल के। यहाँ पे n नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमने लिए हैं डाइमिथाइल टेरेफ्थैलेट के। सेम है, ये मैंने ऊपर लिखा है, ये नीचे लिखा है, कुछ अलग नहीं है, सेम ही है। आगे हम लोगों ने कैटालिस्ट यूज़ किया, आगे वहाँ पे हीट प्रोवाइड की, 503 केल्विन टेम्परेचर हमने वहाँ पे मेंटेन किया। तो ऐसे दिखाई देता है वहाँ पे कि ये जो CH3 ग्रुप है और ये जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप्स जो होते हैं वहाँ पे, ये CH3 ग्रुप ये इथाइलिन ग्लाइकॉल के एक हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप के साथ एक एक लेके वहाँ पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे CH3OH आपको बाहर निकलता हुआ मिलेगा,
ठीक है। अब यहाँ पे CH3OH, तो CH3 यहाँ पे निकल गए। ये जो पार्ट यहाँ पे बचा है, ये पार्ट आपको एज इट इज ज्वाइन करना है। देखो, अगर मैंने आपको कहा कि ये जो पर्टिकुलर CH3OH है, ये आपने यहाँ से निकाल दिया, ये भी यहाँ पे CH3OH किसी दूसरे इथाइलिन ग्लाइकॉल से अटैच होके चला गया, तो कैसे होगा? देखो, HO CH2 O है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, ये रिंग है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, और ये तो चला गया, इस जगह पे क्या लगेगा? CH2OH। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि CH3OH जो है वो बाहर निकल रहा है, ये आपको बोलना होगा, क्योंकि स्टेप ग्रोथ पॉलीमर में हमने पहले भी देखा था कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होते हैं या जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, उसमें मतलब कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल वहाँ पे बाहर निकलता है। तो पहले के जो थे, मतलब नाइलॉन 6 जब हमने पढ़ा था, तब हमने बाहर निकाला था वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल जो है वो वहाँ पे बाहर निकल रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे पॉलीमर फॉर्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ होना बाकी है। अब यहाँ से पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है। पॉलीमराइजेशन होने के बाद देखो, ये रिपीटिंग यूनिट यहाँ पे फॉर्म होता है। ये N लिखा है तो ये पॉलीमर हुआ, अगर ऐसे ही लिखा होता तो रिपीटिंग यूनिट होता। ये रिपीटिंग यूनिट फॉर्म हुआ है यहाँ पे। अब आप बोलोगे ये रिपीटिंग यूनिट कैसे फॉर्म हुआ? CH2 C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे है, फिर से यहाँ पे O, CH2 मतलब यहाँ पे ये जो है आपका CH2 ये चला गया, वहाँ का भी वहाँ पे आप अगर देखो तो यहाँ पे CH2 का वहाँ पे बाकी है। मतलब क्या है यहाँ पे कि ये जो OH है, यहाँ पे जो OH है यहाँ पे, और वहाँ का जो OH है, वो भी क्या बना रहे हैं? वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये रिपीटिंग यूनिट मिला है, और इसे ही आप n टाइम्स अगर लिखो तो n टाइम्स लिखने के बाद तुरंत यू विल गेट योर डिजायर्ड पॉलीमर विच इज़ कॉल्ड एज पॉलिस्टर, टेरिलीन, और यू कैन से डेक्रॉन। ये पॉलीमर आपको यहाँ पे मिलेगा। अब पॉइंट ऐसा है कि आपको पता भी लगना चाहिए कि अगर सपोज़ ये पॉलीमर आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो कौन कौन से मोनोमर यहाँ पे यूज़ हुए हैं, ये कैसे आप निकालने की कोशिश करोगे? बहुत सिंपल है। देखो, यहाँ पे देखो CH2 है, मतलब यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे भी OH होगा, मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल एक होगा। और यहाँ पे ब्रेक करके आप देखो, यहाँ पे भी ब्रेक करके देखो, ये कौन सा यूनिट होगा? अब यहाँ पे कि CO है, O यहाँ पे है, मतलब डाइमिथाइल टेरेफ्थैलेट यूज़ हुआ होगा। इस तरीके से हाँ आपको आना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रही हूँ आपको? क्योंकि इंटेक्स क्वेश्चन में उन्होंने काफ़ी बार पूछा है कि एक पॉलीमर आपको उन्होंने दिया है, और वो जो पॉलीमर है वो पॉलीमर में मोनोमर हम कौन सा यूज़ करते हैं, ये काफ़ी बार उन्होंने पूछा है। तो ये था डेक्रॉन, पॉलिस्टर और टेरिलिन, इट इज़ वन एंड द सेम। उसके जो यूजेस है वो यूजेस भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर जो होता है उसमें ये वहाँ पे यूज़ होता है। अदरवाइज़ फिशिंग नेट से, रोप से ट्राउज़र्स जब बनाए जाते हैं, या टायर्स जो होते हैं उसमें भी ये जो पॉलिस्टर है, डेक्रॉन है या टेरिलिन है, इसका यूज़ होता है। सो हम आगे का पॉलीमर देखेंगे विच इज़ वेल नोन पॉलीमर, यू कैन से बेकेलाइट। बेकेलाइट का आपको क्या करना है? प्रिपरेशन देखना है। बट बेकेलाइट का प्रिपरेशन देखने से पहले मैंने आपको ये भी कहा है कि टेक्स्ट बुक सामने रख लिया करो। टेक्स्ट बुक आपको बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, बिकॉज हो सकता है कि कोई पॉइंट ऐसा है जो मैं बोल रही हूँ बट यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आपके वो समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं बता रही हूँ कि टेक्स्ट बुक सामने रखा करो, बिकॉज फॉर CET पर्पज़ टेक्स्ट बुक इज़ होल एंड सोल। टेक्स्ट बुक से ही वहाँ पे वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉलीमर हम स्टार्ट करेंगे अब। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का जो एक वहाँ पे पॉलीमर है जिसे बेकेलाइट कहा जाएगा, वो बेकेलाइट की हम बात करेंगे, ठीक है। चलो अब देखेंगे बेकेलाइट विच इज़ एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्विचेस है वहाँ पे, हैंडल ऑफ कुकर है, फ्राइंग पैन्स जो होते हैं उनके हैंडल, कोम्स अच्छे क्वालिटी के जो होते हैं, वहाँ पे बेकेलाइट जो है वो यूज़ होता है। एक्चुअल में बेकेलाइट एक मतलब सच में ऐसे अगर देखा जाए तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर बेकेलाइट जो है वो उसमें समझ में आता ही है।
अब यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखो, बेकेलाइट को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर के नाम से भी जाना जाता है। मोनोमर कौन से यहाँ पे, फिनॉल, और दूसरा मोनोमर है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिथेनॉल, आपने वो भी नाम आपको याद रखना होगा। कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, या तो अल्कली यूज़ करेंगे या तो वहाँ पे एसिड यूज़ करेंगे, एज अ कैटलिस्ट वहाँ पे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। पहले ये देखो क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ पैराहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। पैराहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल पहले फॉर्म होता है, देन इट रिएक्ट्स विथ फिनॉल, लीनियर पॉलीमराइजेशन वहाँ पे होगा एंड नोवोलैक का फॉर्मेशन आपको मिलेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिया है कि सपोज़ अगर हम बेसिक कैटलिस्ट वहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो यहाँ का जो एक पार्ट है, डबल बॉन्ड है, वो सीधे से जाके यहाँ अटैच होगा। बहुत ही सिंपल वे में मैं बता रही हूँ, ये सीधे से जाके यहाँ पे अटैच होगा। अटैच होने के बाद आप देखोगे कि ये जो यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ये यहाँ पे, और ये इस तरीके से आएगा और ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ये बॉन्ड एज इट इज़ मैंने लिखे हैं। यहाँ पे क्या होगा, CH2O- का फॉर्मेशन, और यहाँ पे H तो है ही ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, वहाँ पे देखो कि सपोज़ अगर मैंने कहा कि ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन फिर से बैक बॉन्डिंग यहाँ पे करेगा इस तरीके से, और ये यहाँ पे O- हो जाएगा, और H2 हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे, तो CH2OH यहाँ पे फॉर्म होगा। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब यही प्रोसीजर जो हो रही है, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो सकती है। ये पहले समझ लो कि इस तरीके से जो मैंने बताया है कि डबल बॉन्ड है, बेंजीन में डबल बॉन्ड है, और मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स है वहाँ पे, और कार्बन जो है वो हमेशा डेल्टा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिसिटी फील कर रहा है। तो वो जो डबल बॉन्डेड वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो यहाँ पे इसकी मदद के लिए आएंगे। ये यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्ड बना, मतलब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, और CH2O- ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा। सेम केस ये ऑर्थो पोजीशन पे हो रही तो यहाँ भी होगी और पैरा पे भी होगी, बिकॉज हम ये देख सकते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड को ऐड किया है, तो फॉर्मल्डिहाइड के एडिशन के बाद 2 ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, इट इज़ बिकॉज बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और यही प्रोसीजर आपको मिलेगी ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। बट सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेशन आपको मिल रहा है इस कंपाउंड का, ठीक है, इससे मिला है, ये पॉइंट मैंने और ये स्टेप मैंने पहले दिखा दी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n टाइम्स हमने क्या लिए हैं, वहाँ पे मिथाइल फिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल जो है वो हमने वहाँ पे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया है -NH2, मतलब H2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर निकल जाते हैं, ऐसे यूनिट जो रहेंगे ये एक दूसरे से CH2 से क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। ये जो पॉलीमर आपको लीनियर दिखाई दे रहा है, ये पॉलीमर क्या है, एक्चुअल में नोवोलैक है। अभी तक फॉर्मेशन हुआ नहीं है बेकेलाइट का, अब पहले फॉर्मेशन होता है नोवोलैक का। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है, धीरे धीरे ग्रेजुअली हम पहुंच रहे हैं हमारे एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, ये नोवोलैक का फॉर्मेशन हुआ। नोवोलैक का फॉर्मेशन होने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि ये नोवोलैक है क्या एग्जैक्टली, ये भी याद रखो कि पेंट्स वगैरह जो होते हैं उसमें हम ये नोवोलैक वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल जो होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल जो होता है, अगेन वो किससे रिएक्ट करेगा, फिनॉल से फिर रिएक्ट करेगा। फिनॉल से रिएक्ट किया तो वहाँ पे फॉर्मेशन फिर से आपको CH2 से ऐसे लीनियर पॉलीमर का मिलेगा। बट मैंने जैसे आपको पहले कहा है कि सपोज़ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है CH2OH यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, आप थोड़ा सा जजमेंट लगाओ खुद का कि अगर ऐसी ही प्रोसीजर आपको वहाँ पे भी मिली, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH2OH आ गया, यहाँ पे CH2OH आ गया, और यहाँ पे भी CH2OH यहाँ पे आ गया, तो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस कैप्चर हो गए। तो ऐसे ही n नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो होते हैं वो अगर हमने यहाँ पे लिए, n नंबर ऑफ़ यूनिट्स अगर हमने यहाँ पे लिए, तो क्या होगा, यहाँ पे n नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, और ऐसे ही मॉलिक्यूल
एक दूसरे से अटैच होते जाएंगे, बट यहाँ भी अटैच होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको मिलेगा एंड द स्ट्रक्चर इज़ नथिंग बट क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये क्या है वहाँ पे, ये क्रॉस नेटवर्क पॉलीमर है। नेटवर्क जैसे यहाँ पे फॉर्म हुआ है, बेकेलाइट का स्ट्रक्चर आपको मिला। मतलब यहीं पे ही बेकेलाइट का स्ट्रक्चर जब फॉर्म होता है या बेकेलाइट का फॉर्मेशन जब होता है, तो अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि फर्स्ट नोवोलैक जो होता है वो लीनियर वहाँ पे पॉलीमर है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। बेकेलाइट को अगर आप देखो तो क्रॉस लिंक है या नेटवर्क पॉलीमर है, स्पेसिफिकली बोला जाए तो नेटवर्क पॉलीमर है। नेटवर्क पॉलीमर क्यों है, बिकॉज वैसे जैसे मैंने पहले ही बताया CH2OH ऑर्थो पोजिशन पे यहाँ अगर आ सकता है तो वो यहाँ भी आ सकता है और पैरा पोजिशन पे भी आ सकता है। ऐसे ही n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अगर आपको यहाँ पे मिलते हैं तो क्या होगा, वहाँ से n नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर निकल जाते हैं आपको दिखाई देगा, देखो CH2 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 यहाँ पे अटैच है, OH है, OH 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 अभी भी अटैच्ड है। मतलब यहाँ पे भी क्या हो सकता है, वहाँ पे लिंक का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये पॉलीमर फॉर्म हुआ है बेकेलाइट, ठीक है। सो ये है यहाँ पे स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। बेकेलाइट पॉलिस्टर दोनों भी पॉलीमर या नायलॉन 6 नायलॉन 6 ये पॉलीमर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार मैं आप लोगों के लिए रिवाइज कर देती हूँ। नायलॉन 6 जो है उसमें क्या लिया था हमने, वहाँ पे एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमाइन मोनोमर को याद रखो। नायलॉन 6 में क्या लिखा था, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, ठीक है। अभी हमने पॉलिस्टर देखा है, पॉलिस्टर में क्या लिया था हमने, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड डाइमिथाइल टेरेफ्थैलेट, ये हमने लिए थे। एंड लास्ट में अभी जो पॉलीमर हमने देखा है बेकेलाइट का, बेकेलाइट के पॉलीमर में हमने फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल लिया था। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। कैटलिस्ट जो है वो भी याद रखने हैं। कैटलिस्ट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे कैरी करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। वेदर आप लीनियर पॉलीमर की बात करो या आप वहाँ पे बोलो कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर में तो कैटलिस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल कैरी करता है। और वाटर मॉलिक्यूल, मिथाइल अल्कोहल जैसे एलिमिनेशन आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। अमाइड लिंक फॉर्म होती है, ईस्टर लिंक फॉर्म होती है। ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मैं आपको बता रही हूँ जस्ट टू आइडेंटिफाई द स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स और यू कैन से कंडेंसेशन पॉलीमर। नाउ वी विल बिगिन विद द सम अदर पॉलीमर्स जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं। उसमें हम थोड़े से वहाँ पे लुकआउट करेंगे कि किस तरीके से वो पॉलीमर इम्पॉर्टेंट है, कैसे फॉर्म होते हैं, वो भी हम वहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे हमने एडिशन पॉलीमर के 4 या 3 है, एडिशन पॉलीमर के 3 और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर जो इम्पॉर्टेंट है वो 4 हमने कंप्लीट किए। अब हम देखने जा रहे हैं कि अदर पॉलीमर जैसे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, ये जो पॉलीमर है इनकी हम अब बात करेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो अदर पॉलीमर्स है उसमें हम यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर वो देखने वाले। एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं लेने वाली हूँ, पॉलीमर का स्ट्रक्चर आपके सामने है, बट जस्ट पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो होती है वो कहाँ से इनिशिएट हो रही है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी वहाँ पे, ठीक है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मोल्डेड प्लास्टिक, उसे क्या कहा जाता है, मोल्डेड प्लास्टिक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मोनोमर कौन से है यहाँ पे, यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड। यूरिया NH2CO NH2, फॉर्मल्डिहाइड मीन्स मिथेनॉल, वी नो वेरी वेल कि फॉर्मल्डिहाइड पता है। तो यहाँ पे देखो यूरिया लिखा है मैंने, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लिखा है। अब आपको पता है कि NH2 है, यहाँ भी NH2 है, तो नाइट्रोजन होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये कार्बन हमेशा से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है। तो वही प्रोसीजर है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये यहाँ अटैक करेंगे, ये इस तरीके से माइनस बना लेगा और यहाँ पे अटैचमेंट होगा CH2OH, यहाँ पे फॉर्म होगा CH2OH। O माइनस होगा तो यहाँ का जो एक H है वो यहाँ पे आएगा, CH2OH NH यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O एंड NH2। मतलब ये जो यूनिट यहाँ पे फॉर्म हुआ है एक्चुअल में, ये यूनिट से फिर हम क्या करते हैं, CH2O के एडिशन करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं, फिर एक रिपीटिंग यूनिट मिलता है और उसी से हम फॉर्म करते हैं वहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड
पॉलीमर, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। वो टेक्स्ट बुक से भी आप देख सकते हो कि वहाँ पे कैसे पॉलीमराइजेशन हो रहा है, काफ़ी सिंपल है। जस्ट स्टेप ऑफ इनिशिएशन मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से स्टेप इनिशिएट हो सकता है। नेक्स्ट पॉलीमर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलामाइन। मेलामाइन जो है, और यू कैन से फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ये इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअल में स्ट्रक्चर आपको किसका पूछा गया है ये बहुत मायने रखता है। कई बार बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं कि मेलामाइन का स्ट्रक्चर एंड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर का स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे देखो, फॉर्मल्डिहाइड मेलामाइन पॉलीमर कहा जाता है। मोनोमर कौन कौन से हैं दिखाई पड़ रहा है यहाँ से कि फॉर्मल्डिहाइड इज़ वन ऑफ द पॉलीमर, मोनोमर होगा, मोनोमर होगा, और मेलामाइन भी यहाँ पे एक मोनोमर है। तो मोनोमर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। मेलामाइन जनरली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्रोकरीज जो होते हैं, मतलब जो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे घर में जो कांच के या जैसे हम बोल सकते हैं कि कई मेहमान वगैरह आ जाते हैं, तो हम लोग जो डिनर सेट्स या जो भी लंच सेट्स है वो निकालते हैं, तो वो अगर मेलामाइन के वहाँ पे होते हैं तो मतलब वो सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छा मटेरियल है ये, क्योंकि इस मटेरियल का जो भी क्रॉकरीज होते हैं वो क्रॉकरीज हम ये बोल सकते हैं कि अनअफेक्टेड है, काफ़ी सारी चीज़ों से अनअफेक्टेड होते हैं। तो मेलामाइन बेसिकली क्रॉकरीज में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले मेलामाइन का स्ट्रक्चर हमने निकाल लिया, मेलामाइन क्या है ये पहले हमने यहाँ पे लिख लिया, फॉर्मल्डिहाइड है यहाँ पे। फिर से वही आपको याद रखना है कि ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे, नाइट्रोजन पे क्या दिखाई देता है आपको, लोन पेयर्स दिखाई देते हैं। ये लोन पेयर वो कार्बन को क्या करेगा, वहाँ पे डोनेट करेगा, फिर से ऑक्सीजन निगेटिव होगा, फिर से यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो टोटल मिलके यहाँ पे CH2OH का अटैचमेंट रहेगा ऑर्थो पोजीशन पे, NHCH2OH। अब ये जो प्रोसीजर मैंने यहाँ पे लिखी है, ये प्रोसीजर इस NH2 के साथ भी हो सकती है, इस NH2 के साथ भी हो सकती है, बिकॉज वी हैव n नंबर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स एज वेल। जैसे हम ये n नंबर ले रहे हैं तो ये भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने लिए हैं, ठीक है। सो ये अगर दूसरे यहाँ से अटैच हो जाते हैं तो यहाँ पे भी क्या आएगा, NHCH2OH, यहाँ आके क्या होगा, NHCH2OH। मतलब टोटल आपको एक स्ट्रक्चर वहाँ पे मिलेगा जो आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा समझना। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको मिला, यही स्ट्रक्चर आप यहाँ भी एक्सपेक्ट करो, NHCH2OH यहाँ भी एक्सपेक्ट करो, तो काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, ये ऐसे अगर वहाँ पे n नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपको मिलते हैं, वहाँ से मतलब NHCH2OH, NaCH2OH, NaCH2OH, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद ये आपके पास एक पॉलीमर बनता है, इट इज़ नोन एज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, और यू कैन से मेलामाइन पॉलीमर। ये सिर्फ मेलामाइन नहीं है, ये मेलामाइन पॉलीमर है, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट्स रहेंगे। ये जो भी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, ये पार्ट्स बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है कि मोनोमर आपको भूलने हैं। मैं फिर से आपको एक बार बता रही हूँ, जब मैं पढ़ा रही थी तभी भी बताया था, जो लोगों ने पढ़ा नहीं है मुझसे उनको बता रही हूँ कि जब पॉलीमर का स्टडी करना होता है तो पॉलीमर का स्टडी करते वक्त आपको एक चार्ट कर लेना चाहिए। इट इज़ बेटर टू हैव दिस चार्ट विथ यू, कि वो पॉलीमर, एक तरफ पॉलीमर के नाम लिखो, एक दूसरा एक कॉलम है उसमें मोनोमर यूज्ड जो है उसके नाम लिखो, वो जो मोनोमर के स्ट्रक्चर होते हैं उनके नाम लिखो, और फोर्थ कॉलम जो वहाँ पे रहेगा, उस फोर्थ कॉलम में द पॉलीमर इज़ विच टाइप ऑफ पॉलीमर, मीन्स वो एडिशन पॉलीमर है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है, ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये पॉलीमर का स्टडी हम ऐसे ही अच्छे से कर सकते हैं। यूजेस तो क्या है कि यूजेस हम पढ़ भी लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। यूजेस पे क्वेश्चन आता है, मतलब आपका अगर बहुत लक अच्छा हो तो यूजेस पे क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है। तो यूजेस में भी अच्छे से याद रखो कि जैसे नोवोलैक है, बेकेलाइट है, मेलामाइन है, ठीक है। उसके बाद हमने LDP HDP के बारे में देखा है। तो ये पॉइंट्स मैं क्यों बता रही हूँ आपको, सो दैट आपका जो स्टडी चल रहा है वो एक राइट ट्रैक पे आ जाए, क्योंकि पॉलीमर के स्टडी में क्या होता है, काफ़ी सारी रिएक्शंस है, पॉलीमराइजेशन की रिएक्शंस बहुत सारी वहाँ पे दी है, बट डजेंट
मीन कि उतनी सारी रिएक्शन जो होती है वो अभी आपको CET के लिए करनी है। CET के लिए क्या करना है, वो रिएक्शन कैसे इनिशिएट हो रही है ये आपको देखना है, और वो जो पर्टिकुलर पॉलीमर होता है वो पॉलीमर कौन से कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है वो आपको देखना है। तीसरी बात ये है कि मोनोमर कौन से यूज़ किए हैं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। बाय एनी मीन आप उतना ख्याल रखो कि मोनोमर, पॉलीमर तो सामने है बट वहाँ पे मोनोमर हमने कौन कौन से यूज़ किए हैं ये भी बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए। सो ये पॉइंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे अभी तक जितने मैंने बताए हैं। इसके बाद मैं जो डिस्कशन करने वाली हूँ इट इज़ अबाउट रबर एंड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। नेचुरल रबर का पार्ट है वहाँ पे, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर का पार्ट है। बहुत छोटा सा पार्ट दिया है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वहाँ पे। क्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन के स्ट्रक्चर्स, नियोप्रीन क्या होता है, ये स्ट्रक्चर्स वहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हैं। सो हम वो देखेंगे। उसके बाद प्रिपरेशन होगा सम सिंथेटिक रबर्स का। रबर के प्रिपरेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 प्रिपरेशन है वहाँ पे। हर एक इसमें हम लोग मोनोमर देख लेंगे और आपका टेक्स्ट बुक आपके सामने होगा। रिएक्शंस देखते जाओ किस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ रही है। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेचुरल रबर। ये पार्ट हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल रबर के बारे में, एंड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जो है उसके बारे में डिस्कशन होगा। बाकी के जो सिंथेटिक रबर का प्रिपरेशन है वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। पॉलीमर्स जो होते हैं, अब यहाँ पे देखो नेचुरल रबर, एक्चुअल में नेचुरल रबर कहाँ से मिलता है आपको, दैट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रबर ट्री। रबर ट्री जो होता है वहाँ से आपको लैटेक्स टाइप एक सब्सटेंस मिलता है, मतलब वाइटिश कलर का एक सब्सटेंस होता है। मिल्क जो होता है उससे थोड़ा ज़्यादा मतलब गाढ़ा ऐसे वो वहाँ पे होता है, ठीक है, लैटेक्स। तो लैटेक्स इज़ नथिंग बट कोलाइडल सस्पेंशन। ये कौन से कैटेगरी से, सॉल्यूशन की एक कैटेगरी है कोलाइडल सस्पेंशन, यहाँ से वो बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे देखो नेचुरल रबर इज़ अ लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो ये जो पॉइंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। नेचुरल रबर जो होता है ये क्या है एग्जैक्टली नेचुरल रबर अगर हम देखें तो वो cis14 पॉली आइसोप्रीन वहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। मतलब आइसोप्रीन जो होता है उसके यूनिट्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसके n नंबर ऑफ यूनिट्स वहाँ पे यूज़ होते हैं। आइसोप्रीन क्या है इसके बारे में भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, ये होता है आइसोप्रीन, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। सो यहाँ पे होगा क्या, बहुत ही सिंपल है, डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा, CH3CH2, यहाँ पे HCH2, तो दूसरा यूनिट वैसे ही अटैच होगा CH2 के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिंकेज होगी और आपको मिलेगा पॉली आइसोप्रीन, ठीक है, पॉली आइसोप्रीन वहाँ पे मिलेगा। अब देखो और एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे दी है, ट्रांस 1,4 पॉली आइसोप्रीन इज नोन एज गट्टा परचा। गट्टा परचा रबर इसे कहा जाता है, विच इज़ नॉन इलास्टिक एंड क्रिस्टलाइन। अब हम बात करते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर की। ये जो पॉइंट है ये सिर्फ आपको याद रखना है, बिकॉज आइसोप्रीन जो होता है उसमें जो पॉली आइसोप्रीन फॉर्म होता है उसमें 2